डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं 12th का जो आरबीएससी का आज पेपर हुआ है और उसमें अपन ने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं और उसके बाद अपन ने फिल इन द ब्लैंक्स किया था। उसके बाद अपन ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए हैं। अब अपन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि सेक्शन बी में है। सेक्शन बी में देखो, उसमें क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर, डिफाइन एजियोट्रोप। आपको एजियोट्रोप को डिफाइन करना है, यानी एजियोट्रोप एजियोट्रोप मिक्सर होते हैं। ये कौन कौन से एजियोट्रोप मिक्सर हैं? जिनका यानी दो सॉल्यूशन विच हैव सेम फेज इन लिक्विड एंड वेपर फेज, या सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। जिनका कंपोजिशन क्या रहे, लिक्विड और वेपर फेज में सेम रहे, ठीक है। और डू नॉट सेपरेट बाय सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, जिन्हें अपन सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते जिनके कंपोजिशन को, ठीक है। और बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उनको एजियोट्रोप बोलते हैं। तो एजियोट्रोप को डिफाइन करना था। उसके बाद था एक्सप्लेन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, यानी इसमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है वो उसका एग्जांपल और उसको भी बताना आपको। यानी न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी का उदाहरण अपने को देना है। तो मिनिमम जो बॉइलिंग है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स वो क्या होते हैं? जिनका राउट फ्लो से हाईली पॉजिटिव डिविएशन होता है, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स है। और इनमें क्या होता है, जैसे अपन बात करें कोई एल्कोहल है, जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल है, इसको 95% ले लिया अपन और इसको अपन ने H2O में डाल दिया, ठीक है, 5% H2O में मिक्स कर दिया। तो हमें पता है कि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है 373 केल्विन और इसका होता है 351.5 केल्विन, केल्विन में। अब दोनों के मिक्सर को, यानी दोनों के मिक्सर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 300, इन दोनों के कंपोजिशन से कम 350 केल्विन के कम हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको मोलरिटी की कैलकुलेशन करवाई है। इसमें आपको गिवन क्या दे रखा है, देखो मोलरिटी इक्वल टू होता है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, ये 4 नंबर था, ये 5 नंबर में क्या है, गिवन है अपने को 16 ग्राम NaOH और NaOH का मास होता है 40 और यहाँ पर 1000 अपॉन में 80, यानी ml में दे रखा है 800। तो यहाँ इसको अपन काटेंगे और ये 8 2 जा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 20 अपॉन में 40, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, यानी 1/2 या 0.5 एम। मोलरिटी कितनी आ गई, 0.5 एम। तो 5 नंबर ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट है रिएक्शन is 2.31 into 10 की पावर -13 पर सेकंड, कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। हमें पता है कि रिएक्शन क्या दे रखी है, इसमें जो रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है, तो रेट कांस्टेंट पर सेकंड में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बेटा, ये होता है 0.693 अपॉन में यहाँ पर के, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये अपने को दे रखा है 0.693 अपॉन में ये क्या होता है, के दे रखा है 2.31 into 10 की पावर 13 और पर सेकंड में दे रखा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, लगभग इसका जो वैल्यू आएगा वो अपना टी हाफ आ जाएगा, ठीक है, टी हाफ आ जाएगा। तीन गुणा 10 की घात, टी हाफ की वैल्यू है वो इससे निकल जाएगी, ठीक है, इसको कर लेना। अच्छा इतना भी लिख के आ जाएंगे आप टी हाफ, यदि कैलकुलेशन हो रही है तो, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा 6 नंबर क्वेश्चन के बाद है 7 नंबर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या पूछा है, द रेडियस द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आर ऑलमोस्ट सिमिलर। हमें पता है कि सेकंड और थर्ड जो सीरीज है उनका जो एटॉमिक साइज, थर्ड और इसमें सेकंड और थर्ड के बीच लेंथ एनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो लेंथ एनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसमें क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा। इस कारण से वो क्या है, आपस में सिमिलर है। तो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, तो आपस में ऐसे भी सिमिलर है ग्रुप वाइज, तो इसका रीजन है लेंथ एनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखो आप, 8 नंबर क्वेश्चन में आईपीसी नाम पूछा है, तो आईपीसी नाम है इसमें जो कोबाल्ट है इसके साथ NH3 दे रखा है 5 और इसमें Cl है और उसके बाद Cl2 दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है
कि इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, यहाँ एमाइन है तो पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन, ये तो पेंटा एमाइन हो गया। इसको अपन क्लोरिडो या क्लोरो लिख सकते हैं, क्लोरो या क्लोरिडो लिख सकते हैं। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है कि 3rd है, और आगे इसको सिंपल एनाइन के रूप में क्लोराइड लिखना है, क्लोराइड, ये इसका आईपीसी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका एक कॉम्प्लेक्स और दे रखा है, K3 है, इसके साथ है एल्यूमिनियम दे रखा है और C2O4 होल थ्राइस दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स है। हमें पता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स में यहाँ काउंटर के रूप में कैटायन आया है, या फिर कोई एंटाइटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आयन करते हैं तो इसका आयनाइजेशन करते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है। इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स में इसका नाम पहले कैटायन का नाम होगा, नंबर नहीं लिखे जाते इसके, तो पोटेशियम, पोटेशियम, फिर अपन ऑक्सीलेटो 3 है तो ट्राई, ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो है। फिर अपन इस एल्यूमिनियम तो 8 आएगा, तो ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट और ऑक्सीडेशन नंबर 3rd है, ये इसका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, यानी जो अष्टफल के क्रिस्टल क्षेत्र है उसमें डी कक्षों का विभाजन का चित्र बनाना है। तो हमें पता है कि यहाँ तो लिखेंगे अपन एनर्जी, ये तो एनर्जी है, और ये है डी जनरेट ऑर्बिटल 5d के, इनको यानी समभ्रंश ऑर्बिटल बोल सकते हैं, ये डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल। अब जैसे लिगेंड कांटेक्ट में आते हैं तो ये स्प्लिट होते हैं, ऐसे ये स्प्लिट हो गया, एक लेवल ये बन गया, एक लेवल ये बन गया। इसमें कर देंगे अपने T2G, इधर आ जाएंगे EG, ठीक है, T2G और EG। EG में हमें पता है कि कौन से ऑर्बिटल है, यहाँ T2G है, EG में होते हैं dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, और इसमें है dxy, dyz और dzx, ये। और इसमें फिर ये एनर्जी जो गैप है इसको अपन बोलते हैं डेल्टा O, क्या बोलते हैं, डेल्टा O, ये एनर्जी गैप हो गया। ठीक है, ये अपने को बनाना है, इस लेवल से इनका एनर्जी कितना हुआ है, तो हमें पता है कि इसको अपन लिख सकते हैं, नीचे प्लस माइनस हुआ है एनर्जी, नीचे घटी है तो इसको -2/5, और ऊपर वाले में ग्रोथ हुई है इन तीन के सापेक्ष 3/5 प्लस, ठीक है जी। तो इसको आप 0 प्लस 0.6, इसको -0.4 लिख सकते हैं, ये अपना डी ऑर्बिटल का, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर, अब आपको 10 करना है, 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में आपको पूछा है व्हाई द एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन, एक्सप्लेन करना है, यानी एक्सप्लेन क्या करना है कि एक तो एल्डिहाइड ले लिया मैंने RCH, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, और ये है कीटोन, कीटोन ग्रुप ये, तो इसमें ये पूछा है कि इसके कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और इसका रीजन ये है कि प्लस इफेक्ट के लिए सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, जिससे इसकी पोलैरिटी को क्या कर देता है, कम करता है। हमें पता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाते हैं, पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ से जुड़े हुए हैं जो कार्बोनिल से, तो इसका प्लस क्या हो गया, इसका प्लस इसकी कंपेयर में, जिससे इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, कम, और इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम। तो ये रिएक्टिव ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें प्लस इफेक्ट है वो एल्डिहाइड की कंपेयर में कीटोनों में ज्यादा है, इसलिए उसकी पोलैरिटी क्या होगी, कम, ठीक है। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दे रखा आपको राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूले बनाने हैं, स्ट्रक्चर देना है, सक्सिनिक एसिड देना है, सक्सिनिक एसिड बेटा ये है, यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच कितने कार्बन हो गए, ये कार्बन, 2 कार्बन आएंगे, तो यानी इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच 2 कार्बन आ गए, ठीक है ना। ये आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के उसका ट्रिक भी बताया था आपको मैंने, तो ओम्स गैप के रूप में ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, एडिपिक और पामिक ऐसे एसिड आपको बताए ग्लूटेरिक के साथ। तो ये 1 2 3 4, तो इसका एफिशिएंट नाम भी यदि लिखना आता है कई बार, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड होता है, ये सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। और भी इसकी स्ट्रक्चर आगे बढ़ा सकते हैं, कार्बोनिल को ऐसे लिखकर भी दे सकते हैं।
उसके बाद देखो थैलिक एसिड पूछा है, थैलिक एसिड है तो बेंजीन के यहाँ पर COOH है और एक COOH यानी एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है, इसको अपन बोलते हैं थैलिक एसिड। ये है अपना थैलिक एसिड, ये है थैलिक, ठीक है ना, थैलिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें देखो ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, तो एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना है। तो ये है एनिलीन, इसको अपन NH2 ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है जिसपे लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहाँ पर इसके साथ शिफ्ट होंगे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट कार्बन पे, तो नई स्ट्रक्चर अपनी ये बनेगी, ये बन गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन टूट गया, यानी पाई इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो बॉन्ड बनेगा वो इसमें ये बनेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो नई स्ट्रक्चर अपनी ये बनेगी, ये नई स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ नया बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट गया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये ऊपर ऐसा कैसा ग्रुप रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बन जाएंगे, तो नई स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी नई स्ट्रक्चर। और यहाँ डबल बॉन्ड है, अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नया बॉन्ड बन गया, यहाँ नया ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर आ गया। अब ये क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा और ये वापस इसके चले जाएंगे, तो नई स्ट्रक्चर अपनी की आ जाएगी, नई स्ट्रक्चर अपनी सिंगल बॉन्ड हो गया NH2, और यहाँ पर क्या गया अपने पास, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर भी आप दे सकते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर ये दे सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन के साथ और कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड आया है, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया है, इनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इनके बीच ये बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखो इसमें क्वेश्चन करते हैं, यानी आपके जो एनिलीन के बाद है एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ ए, डीनेचुरेशन देखो बेटा, डीनेचुरेशन है प्रोटीन को अपन जैसे मतलब उसकी पीएच चेंज कर दें या उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चेंज कर दें, तो उनकी जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है वो अनफोल्ड हो जाती है, टूट जाती है, जिससे डीनेचुरेशन, जैसे अंडे को अपन बॉईल करते हैं, तो अंडे को बॉईल करते हैं तो ये भी डीनेचुरेशन है, ठीक है ना। तो डीनेचुरेशन हमेशा मतलब ज्यादातर क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट अपन सेक्शन सी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो आप सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आ जाओ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो करते हैं। इसमें पूछा है बेटा राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है और उसका ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या है। तो आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी, तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर हो सकता है, वन ऑर्डर है, टू है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है, जबकि इसमें कभी भी मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है ना। ऐसे डिफरेंस आपको देने हैं, जिसकी जीरो, इसका नंबर है होल नंबर 1 2 3 ऐसे हो सकता है मोलिकुलरिटी, और मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये भी इसमें खास बात है, ये डिफरेंस है अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और मोलिकुलरिटी। उसके बाद देखो डिराइव, उसके बाद देखो इसका जो नेक्स्ट डिफरेंस अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यानी जो कंसंट्रेशन की पावर है, जो भी रेट लो एक्सप्रेशन में अपन करते हैं, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन पावर है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द concentration power, sum of concentration power of reacting species in rate law expression। जबकि मोलिकुलरिटी क्या है, कोई भी रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग स्पीशीज के पार्टिसिपेट हो रहे हैं, वो अपनी मोलिकुलरिटी है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है ये 14 में बी पार्ट है, बी पार्ट है
डिफरेंशियल रेट क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन में डी टी। हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होती है, तो ये अपने रेट ऐसे लिखते हैं। और कांस्टेंट के साथ रिलेशन ये रहेगा कि रिएक्टेंट की जो पावर है वो जीरो पावर के बराबर, ठीक है। इसी से अपन इसका जो इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन लेते हैं तो माइनस डी आर और इसको इधर ले आते हैं अपॉन में ये होता है, ये रेट है। तो रेट में देखो अपन ये भी कर सकते हैं, जैसे अपन मानते हैं कि आर नोट यानी आर की पावर जीरो है, जीरो पावर है, जीरो पावर का मतलब वन हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, यानी ये आ गया माइनस डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के इंटू वन, ठीक है। अब डी टी को इधर ले जाते हैं तो ये अपना हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू डी टी dt और k इंटू डी टी, k क्या है, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है, ठीक है। उसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो ये आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो और इस कांस्टेंट को चाहे अंदर रख लो चाहे बाहर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, k इंटू डी टी। इसका तो क्या जाएगा अपने पास, इसका जो इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसका क्या आएगा अपने पास, इंटीग्रेशन आ गया अपने, इसके बाद माइनस साइन को अपन उधर भी लिख, ये आ गया अपने पास के कांस्टेंट है, ठीक है। और ये के के बाद आ गया अपने पास आर के टी और प्लस सी, ये अपने पास